चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है सिविल प्रोसीजर कोड। क्या आप लोग बताएंगे क्या है ये, नाम से क्या लग रहा है आपको? सीपीसी तो शॉर्ट फॉर्म हो गई है बेटा इसकी, बताइए। जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड क्रिमिनल एक्ट नहीं होता है, क्योंकि जैसे कॉन्ट्रैक्ट फ्रीज करना या वो क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छे। चलिए लिखिए, लॉ हमारे टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले लिखिए लॉ, टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है बेटा हमारा सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। अनस बेटा, आपको मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? यस मैम। चलिए देखिए, जो हमारा सिविल लॉ होता है उसके अंदर दो बातें होती हैं। पहला, सिविल लॉ के अंदर बेटा हमारे क्या होता है, जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि शुभ्रत ने बताया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है। सिविल लॉ का मतलब ये लॉ होता है जहां पे उस व्यक्ति को ही हार्म करता है। सिर्फ किसे ही हार्म करता है? उस व्यक्ति को। मान लीजिए सहज और शुभ्रत, इन दोनों के बीच में प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है। तो ये हार्म किसे करेगा? बस जिसकी डिस्प्यूट चल रहा है उन दो पार्टी को ही। लेकिन अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, लाइक किडनैपिंग करता है, मर्डर करता है, रेप करता है, तो फिर वो सिर्फ उन दो व्यक्ति को हार्म नहीं करेगा जिसके साथ बुरा हुआ है, वो ओवरऑल सोसाइटी को हार्म करता है। तो जब सोसाइटी को कोई चीज हार्म कर रही है जो बहुत बुरी है, तो उसमें क्या लगता है, फाइन के साथ पनिशमेंट भी होते हैं, यानी जेल भी होता है। तो फिर वो हमारा आता है क्रिमिनल लॉ में। और सिविल लॉ में हमारा क्या आता है? सिर्फ फाइन। चलो, दो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट चल रहा है, एक को प्रॉपर्टी मिल गई और बाकी को क्या मिल गया? कॉम्पेंसेशन। तो ये क्या हुआ, उसके डिस्प्यूट जो रिजॉल्व हुए वो कैसे हो गए? थ्रू फाइन, मतलब कि कॉम्पेंसेशन देके ले दे की बात को खत्म कर दिया, ये नहीं कि जेल भेज दिया। अब लेकिन क्राइम कोई व्यक्ति करता है तो उसे क्या करना पड़ता है? जेल में जाना पड़ता है, ठीक है। तो यही इसका बेसिक डिफरेंस है सिविल लॉ का और क्रिमिनल लॉ, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है हमारा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या प्रॉपर्टी डिस्प्यूट। और इसका एग्जाम्पल है हमारा मर्डर या फिर कोई और, ठीक है। अभी बस एग्जाम्पल में आप एक एक लिखो। अब हमारा सब्सटेंटिव लॉ है और एक होता है प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है बच्चों? मैंने ये पहले पढ़ा रखा है, कोई बताएगा सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ में क्या डिफरेंस होता है? कौन बच्चा बताएगा? चलो पहले लिख लो फिर समझाते। राइट्स एंड लायबिलिटीज। किसमें? प्रोसीजरल में। अच्छा, अच्छा चलो, अभी मैं फिर से बताती हूँ।
बच्चों देखो, हमारा लॉ दो प्रकार का होता है, एक होता है सिविल लॉ और एक होता है क्रिमिनल लॉ। तो जो हमारा सिविल लॉ होता है उसके अंदर भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है सब्सटेंटिव लॉ और दूसरा होता है प्रोसीजरल लॉ। ठीक है, और क्रिमिनल में भी दो पार्ट होते हैं, सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल। तो अब हमारा जो सब्सटेंटिव लॉ होता है वो हमें क्या बताता है, राइट्स और लायबिलिटी बताता है। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा था सहज और शुभ्रत के बीच में। ठीक है, तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जजमेंट दे दी सहज की है ये प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी है वो सहज की है, शुभ्रत की नहीं है। तो ये हुआ सब्सटेंटिव लॉ, जहां पे सिर्फ राइट्स हमारे क्या हो गए, लायबिलिटीज और राइट्स क्या हो गए, डिटरमाइन हो चुके हैं। वो क्या होता है, सब्सटेंटिव लॉ। और अब जब सहज को पता चला कि ये मेरा राइट आ गया, यानी कि इस प्रॉपर्टी में मेरा हक है, तो अब सहज कैसे उस राइट को इंप्लीमेंट करेगा, कैसे एनफोर्स करेगा, वो क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ। क्या समझ आ गया कि प्रोसीजरल लॉ में हमारा पूरा प्रोसीजर डिफाइंड होता है कि हम उस राइट और लायबिलिटी को कैसे एनफोर्स करवा सकते हैं, कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और सब्सटेंटिव लॉ में सिर्फ बता दिया जाता है कि ये राइट है और ये लायबिलिटी। क्या सभी को समझ आ गया सब्सटेंटिव और प्रोसीजरल लॉ में डिफरेंस? हाँ, चलो। अब इन्होंने क्रिमिनल लॉ में भी सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ बोला है। तो जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर जो सब्सटेंटिव लॉ गवर्न होता है वो आईपीसी 1860 के तहत होता है। ठीक है, यानी कि इंडियन पिनल कोड देखता है कि राइट और लायबिलिटी अगर बतानी होगी क्रिमिनल केसेस में तो फिर वो कौन बताएगा, आईपीसी बताएगा। लेकिन जो प्रोसीजर है वो कहाँ लिखा होगा, सीआरपीसी में, यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में लिखा होगा। ठीक है, तो ये हमारा जो सिविल लॉ है इसके अंदर सीपीसी के अंदर दोनों है, सब्सटेंटिव भी है और प्रोसीजरल भी है। लेकिन जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर सब्सटेंटिव अलग दे रखा है और प्रोसीजरल अलग दे रखा है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब ना इसके नीचे ना यहाँ पे तो जगह नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, ये दोनों ही चीजें एक ही लॉ से गवर्न हो रही है, दैट इज सीपीसी लॉ। सीपीसी लॉ ऐसे एरो करके लिखना है कि सब्सटेंटिव लॉ और प्रोसीजरल लॉ दोनों सीपीसी में ही आ रहा है। अनस बेटा आपको समझ आ गया सब्सटेंटिव एंड प्रोसीजरल? यस मैम। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट लिखिए। इसके अंदर हमारे कितने सेक्शंस हैं और कितने ऑर्डर्स हैं?
लिख लिया आप लोगों ने? समझाओ। हाँ जी, देखिए हमारा सीपीसी 1908 के अंदर 158 सेक्शन है टोटल, और 51 क्या है? ऑर्डर्स। और जो 158 सेक्शंस है वो सारा सब्सटेंटिव लॉ को साथ डील करता है, और जो 51 ऑर्डर्स है वो सारा प्रोसीजरल लॉ के साथ डील करता है। ठीक है, और ये अमेंडेड किसके द्वारा होता है? पार्लियामेंट के द्वारा किया जाता है 158 सेक्शंस। और ये प्रोसीजरल लॉ हमारा किससे होता है? हाई कोर्ट के द्वारा। ठीक है, शुभ्रत बेटा आप कनेक्ट नहीं है ऑनलाइन? अच्छा चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सीपीसी में कितने सेक्शन है? जल्दी बोलो, बोलो बच्चों। 158 सेक्शन है, और ऑर्डर्स कितने हैं? 51 ऑर्डर्स है। 158 सेक्शन हमारा सब्सटेंटिव पार्ट है और वो प्रोसीजर। ठीक है, 51 ऑर्डर्स। चलिए, उसके बाद हमारा आता है डिक्री होल्डर। कुछ डेफिनेशंस लिखेंगे फिर हम समझते हैं। क्या आपको पता है डिक्री क्या होता है? डिक्री, डिक्री क्या होता है? वेरी गुड। किसी भी प्रकार का फॉर्मल डिसीजन इज अ डिक्री। ठीक है, जब भी कोर्ट क्या करता है, कोई भी फॉर्मल डिसीजन देता है तो उसे डिक्री बोलते हैं। लेकिन अभी मैं आपको जो डेफिनेशन लिखवा रही हूँ वो है डिक्री होल्डर। यानी कि डिक्री होल्डर कौन है? लिखिए, एनी पर्सन, ऊपर ना हेडिंग डाल लेना डेफिनेशन। मैम ये डिक्री लिखा है या डिग्री है? डिक्री, DEC। हाँ जी बेटा, DECREE, डिक्री। आप लोगों ने दोनों डेफिनेशन लिख लिए? देखो बच्चों, डिक्री होल्डर क्या होता है? डिक्री होल्डर वो होता है, ध्यान से समझिए, डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिसीजन आ जाता है। जिसके फेवर में क्या आ जाता है? डिसीजन आ जाता है। डिक्री आएगी या ऑर्डर आएगा, इसमें से भी कुछ आ गया, तो जिसके फेवर में, जिस व्यक्ति के फेवर में डिसीजन आ जाता है उसे बोलते हैं डिक्री होल्डर।
और जजमेंट डेटर किसे बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में क्या आता है, डिसीजन आता है। मतलब कि एग्जांपल से, जैसे कि सहज के फेवर में डिसीजन आ गया था कि वो उसकी प्रॉपर्टी है, तो वो कौन हुआ, डिक्री होल्डर। और शुभ्रत के अगेंस्ट में डिसीजन आया था, तो शुभ्रत कौन हुआ, जजमेंट डेटर। ठीक है, हटा दो। ओके, नेक्स्ट लिखिए थर्ड, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। बेटा ये इंटरलोकेटरी ऑर्डर लिखा है, मुझे लगी रहा था कि आप यहाँ पे एल है, ये LOCUTORY, INTERLOCUTORY, इंटरलोकेटरी ऑर्डर। बेटा ये ना आपको अपनी बुक से पेज नंबर दोनों कंबाइन करके पढ़ना है, 173 प्लस पेज नंबर 182, इन दोनों को कंबाइन करके पढ़ना है, ये गुरु विद्या की बुक से बता रहे, ठीक है। बच्चों ये इसका फर्स्ट पॉइंट है और ये इसका सेकंड। सहज बेटा बातें मत कीजिए। आपको भी ये कैपिटल लेटर्स में लिखना है जो मैंने लिखा। अगर आप लोगों ने ये लिख लिया हो तो मैं समझाऊं।
बच्चों समझाओ, जल्दी लिखिए। चलिए देखिए, हमारा जो इंटर, पहले समझ लीजिए फिर लिख देना, मैं स्क्रीन पर देखो। हमारा जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर होता है बच्चों, वो कब पास होता है? जब सूट हमारा स्टार्ट हो चुका होता है और टर्मिनेशन होने से पहले जो स्टेज आती है ना, ये हमारी बीच की, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज जो आती है, ये हमारा इस टाइम पे जो ऑर्डर आ रहा है उसे बोलते हैं इंटरलोकेटरी ऑर्डर। यानी कि इंटरलोकेटरी ऑर्डर किसे बोल रहे हैं? कि सूट स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी फिनिश नहीं हुआ, उसके बीच में, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज में जो भी ऑर्डर जज दे रहा है वो क्या है? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। अच्छा, ये जो डिसीजन देता है ना जज, वो सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे देता है। एग्जांपल से देखते हैं कैसे। जैसे मान लीजिए एक प्रॉपर्टी एक्स है, प्रॉपर्टी एक्स, ठीक है। ए फाइट कर रहा है ये मेरी है, बी कह रहा है मेरी है, ठीक है। अभी डिसाइड नहीं हुआ किसकी है, अभी डिसाइड नहीं हुआ, तो जज ने कहा कि जब तक डिसाइड नहीं हो जाता कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, कोई भी इसे सेल नहीं करेगा, ट्रांसफर नहीं करेगा, लीज नहीं करेगा, और कुछ भी इसके साथ मतलब क्या नहीं करेगा, किसी भी प्रकार की एक्टिविटी नहीं की जाएगी। तो ये क्या हुआ, इस जब इंटरमीडिएट स्टेज पे हमारा क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है, तो उसको क्या बोलते हैं? इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ठीक है। अब देखो इसका जो मेन डेफिनेशन आपको लिखनी है वो ये है कि जो इंटरलोकेटरी ऑर्डर है वो कब पास होता है? जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी, जब बच्चों जब कोई मूवेबल प्रॉपर्टी हमारी क्या हो जाती है, पकड़ी जाती है, और उसको क्या करना है, उस पर कोई केस चल रहा है, और हमें ऐसा लग रहा है कि अगर हमने इस मूवेबल प्रॉपर्टी से, जैसे कि एग्जांपल से देख, मान लीजिए एक ट्रक है, ठीक है, ये है हमारा ट्रक और इसके अंदर बहुत सारे मैंगो है, ठीक है। अब इसको क्या कर लिया गया? कॉन्फिस्केट कर लिया गया, ठीक है, कॉन्फिस्केट कर लिया गया है। और कॉन्फिस्केट करने के बाद हमने लगा कि जब तक केस वेस चलेगा, जब तक फाइनल डिसीजन आएगा, तब तक ये मैंगो क्या हो चुके होंगे? हाँ, खराब हो चुके होंगे, यानी कि नेचुरल डिके इसका हो चुका होगा, ठीक है। हमें ऐसा लगा है कि जो ये मैंगो का ट्रक है, हमने जब तक किया है, जब तक फाइनल डिसीजन आएगा तब तक क्या हो जाएगा, ये खराब हो चुके होंगे। तो जज क्या करते हैं, पहले इस मैंगो यानी कि जो ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, इसे क्या करेंगे, सबसे पहले सेल करेंगे, और सेल करके जो भी हमें पैसा रिकवर हुआ है, यानी कि जो भी अमाउंट हमें रिकवर हुई है, उस अमाउंट को रखकर फिर केस चलाएंगे। फिर क्या करेंगे, जो भी हमारा पैसा आया है, जितना भी, इस अमाउंट के ऊपर केस चलेगा। फिर अगर केस जीत गया, ए और बी में केस चल रहा है, अगर केस जीत गया तब क्या हो जाएगा, ए को वापस मिल जाएगा। अगर केस हार गया तो ये सारा का सारा कहाँ चला जाएगा? सरकारी खजाने में पैसा चला जाएगा। क्या सभी को समझ आ गया कि सेल ऑफ सच डिटेन्ड गुड्स? तो सच जो था यहाँ पे वही था कि जो नेचुरल डिके, यानी कि जिससे हमें पता चल रहा है कि अगर हमने इसे ज्यादा टाइम तक स्टोर किया तो ये खराब हो जाएगा। तो सच का मतलब यहाँ पे यही है कि एक ऐसी मूवेबल गुड्स जिसे हमें डर लग रहा है रखते हुए कि ये क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सर क्या करेगी, जज फटाफट ऑर्डर देगा कि पहले इस मैंगो को क्या करो, सेल करो, और उससे जो पैसा आया है उस पैसे पे अब क्या चलेगा, केस चलेगा। अगर वो जीत गया तो वो पैसा उस व्यक्ति को मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता है तो वो पैसा कहाँ चला जाएगा? सरकारी ऑफिस, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा, इंटरलोकेटरी ऑर्डर हमारा कब पास होता है? इंटरमीडिएट स्टेज में पास होता है और ऐसे सर्कमस्टांसेस में पास होता है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं इंटरलोकेटरी ऑर्डर क्या है, तो समझ बता दो। नेक्स्ट हेडिंग डालो, डिक्री एंड ऑर्डर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अनस बेटा आपको आ गया ना समझ? दिखाती हूँ। यस मैम। ये लो, आप बस ये वाला एग्जांपल लिख लेना, मैंगो वाला। इंटरमीडिएट ऑर्डर का मतलब तो आपको पता ही है।
केस के बीचों बीच क्या हो रहा है, जब कोई ऑर्डर आ रहा है तो वो इंटरमीडिएट ऑर्डर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, डिफरेंस बिटवीन डिक्री एंड ऑर्डर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिक्री और ऑर्डर लिखवाने से पहले मैं आप लोगों से डिफरेंस जानना चाहती हूँ कि डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस है। इसका मतलब भी फॉर्मल डिसीजन, इसका मतलब भी कोर्ट का ही डिसीजन है, मतलब मैं क्या डिफरेंशिएट करूँ इसे, अगर करूँ। कौन बच्चा इस चीज में पार्टिसिपेट करेगा और मुझे बताने की कोशिश करेगा अपने मन में जो भी आ रहा है। डिक्री और ऑर्डर में क्या डिफरेंस हो सकता है? वो तो डिक्री होल्डर था जिसके फेवर में आया। डिक्री का मतलब भी एक प्रकार का फॉर्मल डिसीजन, ऑर्डर भी कौन दे रहा है? जज ही दे रहा है। तो दोनों चीजें तो जज ही दे रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? क्यों हमसे पूछा जा रहा है, एग्जामिनर पूछ रहा है? स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं बताना है। बताइए बच्चों, क्या बोलेंगे आप? अनंत बेटा आप बताइए। ऑर्डर का मतलब ऑर्डर और डिक्री मतलब ही किसके एक्शन दिया है, ऑर्डर से दिया डिक्री का उसके फिगर में आया हो गया ऑर्डर का ऑर्डर। अनस बेटा आप क्या बोलेंगे? मैम वही जो अनंत ने बोला। चलिए देखिए, लेकिन तो हाँ जो कोर्ट जजमेंट देता है वो होते हैं। अच्छा, उसको फॉलो करता है तब वो ऑर्डर कराता है। पक्का देख लो। चलो आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे, अभी हमने किया था, देखो इंटरलोकेटरी ऑर्डर। इंटरलोकेटरी ऑर्डर बेटा जो हमारा टर्मिनेशन ऑफ सूट यानी कि जो फाइनल डिसीजन आता है ना, उसे बोलते हैं डिक्री। जो हमारा इन बिटवीन हमारे जितने भी डिसीजन आ रहे हैं उन्हें ऑर्डर बोलते हैं। बस यही डिफरेंस है कि दोनों तो जज ने ही दिया है, लेकिन जब हमारा इन बिटवीन यानी केस के बीच में जितने भी डिसीजंस आ रहे हैं वो क्या है, हमारा ऑर्डर। और जब फाइनल डिसीजन आ रहा है यानी इस स्टेज पे जो भी डिसीजन जज दे रहा है कि ये प्रॉपर्टी किसकी है, वो होता है हमारा डिक्री। वो क्या होता है? डिक्री। बस इतना सा ही डिफरेंस था। चलो अब लिखो इसके पॉइंट्स। आप इसे सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं जो मैंने अभी बोला है, इंग्लिश करके, हिंदी प्लस इंग्लिश मिला।
बच्चों इसके 2 पॉइंट और है, लिखवा दूं पहले सारे? आपने ये लिख लिया है, बता दो, लिखिए। 2 पॉइंट और लिखना है इसके। चलिए मैं हटा रही, 4th and 5th पॉइंट। समझा रही हूं मैं, जल्दी से लिख लीजिए। जिन बच्चों ने लिख लिया है वो लिखिए। एडजुडिकेट के ऊपर लिखिए, ये एडजुडिकेट है ना, इसके ऊपर लिखिए फॉर्मल जजमेंट ऑन डिस्प्यूटेड मैटर। फॉर्मल जजमेंट ऑन डिस्प्यूटेड मैटर। ठीक है, चलिए बच्चों देखिए, डिक्री, पहले डिक्री समझा रही हूँ फिर ऑर्डर समझो। देखो डिक्री क्या है हमारा,
एक प्रकार का फॉर्मल डिसीजन जो कि कंक्लूसिवली आ जाता है। कंक्लूसिवली मतलब लास्ट में आता है और जो बता देता है कि राइट्स किसके हैं और लायबिलिटीज किसकी है। ठीक है, तो कंक्लूसिवली यानी फाइनल जो डिसीजन आ रहा है वो हमारा डिक्री है, लेकिन ऑर्डर में ऐसा नहीं होता। अच्छा, डिक्री जो होता है वो हमारा प्रिलिमिनरी भी हो सकता है और फाइनल भी हो सकता है। प्रिलिमिनरी क्या होता है? हाँ, यानी कि प्रिलिमिनरी मतलब पहले और फाइनल मतलब एकदम लास्ट। ठीक है। अच्छा, डिग्री जो होता है उसमें ना हम हमेशा अपील कर सकते हैं। इसमें कोई अगर हमें ऐसा लग रहा है सहज के फेवर में डिसीजन आ गया था कि ये प्रॉपर्टी सहज की है, अब शुभ्रत को गुस्सा आ गया, वो चला गया दूसरे सुपीरियर कोर्ट में अपील करना है, तो वो हमेशा अपीलेबल है। जब भी डिग्री आएगी तो वो हमेशा क्या होगी? अपीलेबल हो। ठीक है, ये जब तक लॉ मना ना करते तब तक ये अपीलेबल है, लेकिन ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं होता। मान लीजिए इंटरलोकेटरी ऑर्डर आया था कि आम बेच दो, तो उसके ऊपर हम अपील थोड़ी कर सकते हैं, तो ऑर्डर कभी भी अपीलेबल नहीं होता। और ऑर्डर जो होता है वो हमेशा फाइनल होता है, ये प्रिलिमिनरी नहीं होता। ये आपको लर्न रखना है कि जो हमारा ऑर्डर होता है वो हमेशा फाइनल रहेगा और ऑर्डर कभी भी अपील नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वो तो अभी दो डिसीजन के बीच में आ रहा है ना, अभी तो सूट खत्म ही नहीं हुआ तब ऑर्डर आ गया ना, तो उस पर अपील कैसे कर सकते हैं? अपील हमेशा फाइनल डिसीजन पे होता है। फिर उन्होंने कहा है कि जो हमारा डिक्री होता है उसमें हमेशा सेकंड अपील अलाउ होती है। ठीक है, सेकंड यानी कि अब दूसरी अपील जब शुभ्रत ने अपील की तो उसमें भी सहज के फेवर में डिसीजन आ गया, अब वो फिर से दूसरे सुपीरियर कोर्ट में अपील करने चला गया, तो सेकंड अपील भी शुभ्रत कर सकता है। लेकिन इसके अंदर तो फर्स्ट अपील ही नहीं करने दे रहे। इसके अंदर क्या बोल रहा था लॉ कि अगर फर्स्ट अपील आपकी तभी हो पाएगी जब आप क्या करेंगे? लॉ परमिट करेगा। लिखा है ना, ऑर्डर नॉट अपीलेबल अनलेस परमिटेड बाय लॉ। जब अगर मतलब ऑर्डर के खिलाफ अपील कर सकते हो, लेकिन परमिशन लेके आओ। कहां से? लॉ से। अगर लॉ परमिट कर देता है तब तो अपील कर दो, अदरवाइज नहीं कर सकते। तो यहाँ पे तो फर्स्ट अपील इतनी मुश्किल से हुई थी, तो सेकंड अपील कैसे हो जाएगी? तो ऑर्डर में किसी भी प्रकार की सेकंड अपील पॉसिबल नहीं है। और जो हमारा डिक्री होगा वो या तो एक होगा या मैक्सिमम दो होंगे, लेकिन सूट मतलब जो हमारा ऑर्डर आ रहा है सूट के बीच में वो कितने भी आ सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था इंटरलोकेटरी ऑर्डर में, यहाँ पे एक टेम्परेरी डिसीजन आया था, उसके बाद वो कुछ और स्टे लगा दे कि आप ये प्रॉपर्टी सेल नहीं करेंगे। एक ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर इस प्रॉपर्टी को लीज नहीं करेंगे, थर्ड ऑर्डर कि इसको क्या कर लो? कॉन्फिस्केट कर लो, इस प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट कर लो। तो ये सब क्या है? कितने भी ऑर्डर्स आ सकते हैं जब तक हमारा सूट चल रहा है। लेकिन जब डिक्री आ गई तो उसमें या तो एक आएगा या मैक्सिमम दो, लेकिन उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। ठीक है, अब जल्दी से आप लोग मुझे बताएंगे कि क्या है डिक्री और ऑर्डर, फिर हम रिवाइज करा के समाप्त करते हैं। जल्दी से बता दो, कौन बताएगा बिना देखे? सहज आप बताएंगे? अच्छा, थोड़ा सा बता दो। चलो, हाँ, जो फाइनल आता है, कंक्लूसिवली डिटरमाइन हो जाता है कि राइट इसके, लायबिलिटी इस व्यक्ति की। अच्छा, और क्या है डिक्री के फीचर्स? आनंद बेटा वो बोलिए। इसमें डिक्री में अपील कर सकते हैं आसानी। हाँ, ठीक है, लेकिन ऑर्डर में हम अपील कर ही नहीं सकते, तो हाँ परमिशन लेनी पड़ेगी। वेरी गुड। और अनस बेटा आप बोलिए। ऑर्डर में सेकंड अपील पॉसिबल नहीं होती है। ओके, और डिक्री में? उसमें सेकंड अपील जो करते हैं वो कर सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल कर सकते हैं। शुभ्रत? हाँ, अपील वाला डिक्री हमारी एक या दो आती है, लेकिन ऑर्डर्स कितने भी आ सकते हैं, है ना। और एक रह गया पॉइंट, ये हमारा प्रीलिमिनरी और फाइनल कुछ भी हो सकता है, और ये हमेशा फाइनली होता है। तो इसके बाद हमने जो आज पढ़ा सीपीसी स्टार्ट किया, उसका एक बार शॉर्ट रिवीजन और फिर समाप्त। चलिए, सिविल प्रोसीजर कोड क्या होता है? एक ऐसा प्रोसीजर जहाँ पे सारे प्रोसीजर्स डिफाइन होते हैं कि सिविल केसेस कैसे होगा। तो इसके अंदर हमारे सब्सटेंटिव लॉ, प्रोसीजरल लॉ दोनों होते हैं। सब्सटेंटिव लॉ हमारे राइट और लायबिलिटी पार्टी का डिफाइन कर देता है, लेकिन प्रोसीजरल लॉ में हमेशा ये डिफाइन होता है कि इस राइट और लायबिलिटी को हम लेंगे कैसे। ठीक है, इसे एनफोर्स कैसे कर सकते हैं,
तो ये हमारा आता है इसमें प्रोसीजरल लॉ में, और ये दोनों ही सीपीसी 1908 से गवर्न होता है, लेकिन क्रिमिनल लॉ में सब्सटेंटिव लॉ का पार्ट आईपीसी के अंदर है और प्रोसीजरल लॉ का पार्ट सीआरपीसी के अंदर है। उसके बाद हमने देखा था सीपीसी के अंदर हमारे 158 सेक्शंस हैं जो सब्सटेंटिव लॉ से गवर्न हो रहे हैं और पार्लियामेंट अमेंड करेगा, और 51 ऑर्डर्स हैं जो प्रोसीजरल लॉ बताता है और अमेंड करेगा कौन? हाई कोर्ट। डिक्री होल्डर वो होता है जिसके फेवर में डिसीजन आ जाता है, और जजमेंट होल्डर वो होता है जिसके अगेंस्ट में डिसीजन आता है। ठीक है, इसके बाद हमारा था इंटरलोकेटरी ऑर्डर। हमेशा जब भी सूट चल रहा है उसके बीच में इंटरमीडिएट स्टेज पे जो भी हमारा ऑर्डर आ गया उसे इंटरलोकेटरी ऑर्डर बोलते हैं, और ये कब पास होता है? जब कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी सरकार ने जब्त की कर रखी हो और हमें ऐसा लग रहा है कि वो क्या हो जाएगा, नेचुरल डिके हो सकता है, तब वो क्या करेगा? उस गुड्स को बेच के उस पैसे पर क्या करेगा? केस करेगा। तो जो भी उसने ऑर्डर दिया है वो क्या है? हमारा इंटरलोकेटरी ऑर्डर। ठीक है, चलिए आज की क्लास आप लोगों की यहीं तक। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।